बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है, एक तो है वो हमारे पास इम्पीडेंस, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। इसके बाद हम देखेंगे एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास इम्पीडेंस है। इसके हम सबसे पहले लफ्ज़ी मतलब देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड इम्पीडेंस है इसका मतलब क्या होता है। इम्पीडेंस का मतलब होता है हमारे पास मुखालफत, रुकावट, ठीक है। यानी कि कोई भी जो अपोजिशन होती है, किसी भी चीज़ को जो अपोजिशन का सामना करना पड़ता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इम्पीडेंस, किसी भी सर्किट को। तो अब हमारे पास ये तो हो गया उसके लफ्ज़ी मतलब। इसके जो हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं जो हमारे पास इम्पीडेंस होती है वो कंबाइन इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस और जो हमारे पास रिएक्टेंस होती है उसका, ठीक है, किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट में। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इम्पीडेंस। यानी कि जो हमारे पास अगर दोनों रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मिल जाए आपस में तो उन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा। वो कहते हैं द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस यानी कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। यानी कि कंबाइन इफेक्ट, वही बात होगी। फिर वो कहते हैं एज द रेजिस्टेंस आर ऑफर अपोजिशन to the flow of current and inductance L are a capacitance C also offer opposition to the flow of alternating current। यानी कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो भी फ्लो जो होता है करंट का उसको अपोज करती है, और जो हमारे पास इंडक्टेंस और हमारे पास कैपेसिटेंस है होती है, टेंस है, वो भी क्या करती है, अपोज करती है करंट के फ्लो को। फिर वो कहते हैं जो हमारे पास कंबाइन इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, इम्पीडेंस, और इसको हम डिनोट करते होते हैं जेड कैपिटल के साथ, सही है। अब इसकी डेरिवेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी डेरिवेशन के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है इम्पीडेंस इज द मेजर बाय रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग एसी, ठीक है। Z इक्वल टू वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन स्क्वायर, ये हमारे पास उसका फार्मूला हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है AC थ्रू RC सीरीज सर्किट। यानी कि इसमें हम देखेंगे RC सीरीज सर्किट में किस तरीके से जो AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो फ्लो करता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इसकी जो डायग्राम होगी उसमें देख लेते हैं। वो कहते हैं कंसीडर आर रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटर C कनेक्टेड इन सीरीज टू सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज शोन इन फिगर। तो फिगर में हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ डायग्राम में हमारे पास एक कैपेसिटर है, दूसरा हमारे पास रेजिस्टर है। ये सीरीज में कनेक्टेड है AC वोल्टेज के साथ, यानी कि ऐसा सोर्स जो उन्हें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज में हमें पता होता है जो हमारे पास करंट होता है वो सेम रहता है, ठीक है। यानी कि जो करंट कैपेसिटर में होगा रेजिस्टर में भी वही करंट होगा, लेकिन जो हमारे पास वोल्टेज होगी, ठीक है, वो डिवाइड हो जाती है सीरीज के केस में, सही है। तो अब हम मज़ीद इसको देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड देन द करंट सेम वुड फ्लो थ्रू ईच ऑफ देम बिकॉज R एंड C आर इन सीरीज। वही बात होगी द वोल्टेज अक्रॉस R इज, यानी कि जो वोल्टेज होगी R के अक्रॉस वो होगी VR इज इक्वल टू करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू R, ठीक है, एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और कैपेसिटर में जो हमारे पास वोल्टेज होगी वो क्या होगी, VC इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू XC, ठीक है। और हमारे पास जो XC की वैल्यू है जो वो जब हम पुट करेंगे जो क्या होती है 1/ओमेगा, तो अब ओमेगा पुट करेंगे जो हमारे पास आएगा VC इज इक्वल टू करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ओवर ओमेगा, ठीक है। तो ये C जो है ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्मॉल c। नेक्स्ट हम चलते हैं, वही डायग्राम आगे है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो कैपेसिटर है उसमें हमारे पास जो वोल्टेज और करंट होते हैं उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। और फिर देखेंगे इंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास उसके केस में कौन सी थी, बाकी कैपेसिटर के केस में क्या होता है। इस तरीके से हम इन तीनों में देखेंगे कौन वो लैग कर रहा है और कौन जो ऐसी वैल्यू है वो लीड कर रही है, ठीक है। और फिर हम इनमें देखेंगे इम्पीडेंस जो होती है उनका कंबाइन इफेक्ट इसमें देखेंगे।
यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीवियस बातें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और हमने देखा था फिर जो हमारे पास कैपेसिटर है उस केस में हमारे पास जो करंट होता है वो लीड कर रहा होता है और जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो लैग कर रही होती है। ये दोनों हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, कंबाइन निकालना है। वेक्टर एडिशन के जरिए हम इन दोनों को सम करेंगे। वेक्टर एडिशन जी हमारे पास क्या आएगा, उनका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा और उसमें हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू आई जेड। जेड क्या है, ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे आनी तो रेजिस्टेंस थी, ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सम कर दिया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उनका भी कंबाइन इफेक्ट होगा, यानी कि इम्पीडेंस हो गया। और कंबाइन इफेक्ट हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, वो z के बराबर होता है। सो उसमें जो हमारे पास v वो बराबर आएगी v इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। अब अगर नीचे वाले डायग्राम को देखें, इसमें भी यही है कि करंट जो है इसको क्या रखा है, रेफरेंस रखा है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, सेम है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्स सी है जो हमारे पास कैपेसिटर, उसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, कंबाइन इफेक्ट है, और ये हमारे पास थीटा है। इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये भी हम देख लेते हैं, एंगल किस तरीके से इनके दरमियान थीटा जो है वो फाइंड आउट होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम वो कहते हैं एज वी रूट मीन स्केयर एंड करंट रूट मीन स्केयर आर इन फेज इन केस ऑफ रेजिस्टर व्हाइल फॉर कैपेसिटर द वोल्टेज लैग्स द करंट by 9 phase difference 90, so the line representing the root mean square xc is draw at right angle to the current line। वही बात होगी जो हम पीछे डिस्कस करके आए हुए हैं। तो अब हमारे पास जो इम्पीडेंस की वैल्यू उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास डायग्राम कुछ यूँ बन रही थी, आर और एक्स सी और ये हमारे पास जेड, ठीक है, और यहाँ पे थीटा था हमारे पास, सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने इम्पीडेंस की वैल्यू जो हमारे पास पैथागोरम थ्योरम था उसकी मदद से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पैथागोरम थ्योरम हमारे पास क्या कहता था, वो हमारे पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए क्या था, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस था, और सॉरी एक्स क्या था, हाइपोटेन्यूस था, ए क्या था हमारे पास बेस था, और बी क्या था हमारे पास परपेंडिकुलर था, ठीक है। हम देख लेते हैं हमारे पास x की वैल्यू कौन सी होगी और a की कौन सी होगी और b की कौन सी होगी। अगर हम इस डायग्राम को सामने रखें, ये वाले डायग्राम, जहाँ पे x जो है ये v की वैल्यू लिखेंगे, और जो हमारे पास a होगा बेस उसमें vr की वैल्यू लिखनी होगी, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो होगा xc, सही है, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे। तो आए इसी डायग्राम को सामने रखते हुए फिर हम देख लेते हैं। हमारे पास पैथागोरम थ्योरम था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं हाइपोटेन्यूस क्या है, v है, तो हमारे पास v का स्क्वायर बराबर है, और हमारे पास फिर था बेस, बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पे vr है, vr स्क्वायर प्लस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर वी सी है। अब वी सी की डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या हम वी सी अकेला भी लिख सकते हैं, बाद में उसकी वैल्यू फिर पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी हमारे पास जो वी आर है इसकी वैल्यू हमारे पास थी है करंट और आर, ठीक है, स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास वी सी किस चीज़ के बराबर है, वो है हमारे पास करंट एक्स सी। तो अब हमारे पास एक्स सी की वैल्यू थी 1/ओमेगा सी। तो अब हम ओमेगा सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी जगह पे, हम पुट कर देते हैं सी की जगह पे, ठीक है, एक्स सी की जगह पे, सही है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू इसकी करंट आर स्क्वायर प्लस करंट एक्स सी की जगह पे हम क्या करेंगे, 1/ओमेगा सी और इनका स्क्वायर। इसे अब ऊपर वाला रेस कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू करंट आर स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम यूँ लिख लें,
करंट ओवर ओमेगा सी, इसका भी स्क्वायर। अब सी वैल्यू डल कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ का। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा v इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी का स्क्वायर अंडर रूट। अब अगर ऊपर वाले को डेल कर देते हैं ताकि जगह हमारे पास आ जाए डेरिवेशन के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास होल का स्क्वायर है तो इसमें हम होल के स्क्वायर को हटा के अलग अलग स्क्वायर बना लेते हैं। v इज इक्वल टू करंट का भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और r का भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस 1 ओवर ओमेगा सी, सॉरी आई ओवर ओमेगा सी, जहाँ पे इसका भी अलग से स्क्वायर कर दिया और इसका भी अलग से स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में एक चीज़ हमारे पास कॉमन है, करंट, तो उसकी वैल्यू को हम बाहर ले आते हैं, करंट स्क्वायर इसकी वैल्यू बाहर ले आए तो बाकी क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी, इसका भी हमारे पास अलग से स्क्वायर होगा। हम करंट की वैल्यू को क्या कर गया है, बाहर ले गया, सही हो गया। अब हमारे पास जो इम्पीडेंस की हमारे पास डेरिवेशन थी उसमें अगर पुट कर दें, इम्पीडेंस के लिए हमारे पास डेरिवेशन क्या थी, वो थी हमारे पास, इसको रेस कर देते हैं। इम्पीडेंस के लिए हमारे पास जो डेरिवेशन थी वो थी v इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर ओवर करंट रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे अब v की तो वैल्यू हमने निकाल ली थी पहले, तो अब v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू करंट था रूट मीन स्क्वायर और हमारे पास क्या था, r स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी, इसका भी स्क्वायर था और अंडर रूट, ठीक है। ये अब हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास फिर नीचे आई, ठीक है, करंट रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे अब देखिए करंट रूट मीन स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास z की वैल्यू क्या बच जाएगी, आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम वाज़े करके लिख लेते हैं। हमारे पास आएगी z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा सी, इसका भी स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम इनके दरमियान जो एंगल होता है, जो थीटा होता है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो भी इसी डेरिवेशन को सामने रखते हुए करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जब हम थीटा ड्राइव करने की कोशिश करें तो हमारे पास फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है y ओवर x, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं y हमारे पास क्या होता है, y से मुराद हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर में हमारे पास vc की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू वी सी ओवर एक्स, हमारे पास क्या होता है, एक्स हमारे पास बेस होता है और हमारे पास इसमें क्या है, वी आर है, तो वी आर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास वी सी की वैल्यू क्या है और हमारे पास वी आर की वैल्यू क्या है। वी सी की वैल्यू हमारे पास है, हमने फाइंड आउट की थी कि वो हमारे पास थी करंट टेन थीटा इज इक्वल टू करंट रूट मीन स्क्वायर ओवर ओमेगा सी, ठीक हो गया। और हमारे पास वी आर की वैल्यू है, वो है हमारे पास करंट रूट मीन स्क्वायर आर, ठीक है। ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू हो गई, वी सी की वैल्यू हो गई, सॉरी वी आर की वैल्यू हो गई, सही हो गया।
अब क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे जो करंट है ये कॉमन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी बच जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी आर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेन को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब टेन को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास बच जाता है थीटा इज इक्वल टू टेन, वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, टेन नेगेटिव 1/ओमेगा सी आर। इस वैल्यू से हम क्या करते होते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो थीटा है, जो एंगल है इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था, इसमें हमने ये देखा कि इम्पीडेंस जो होती है उसको किस तरीके से, उसकी कौन सी वैल्यू होती है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और जो डायरेक्शन होती है या जो थीटा होता है उनके दरमियान जो हमारे पास एंगल होता है वो कौन सा होता है, वो भी फाइंड आउट किया है। यहाँ पे वही जो हम सॉल्व करके हैं, यहाँ पे सारा वही लिखा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो डायरेक्शन आई थी उसकी डेरिवेशन भी देखें, वही निकल आई जो हमने ड्राइव की थी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है AC थ्रू RL सीरीज सर्किट। पहले देखा था हमने RC सीरीज सर्किट, इसमें हमारे पास क्या है, RL सीरीज सर्किट है। ये दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, बस सेम या थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो की पॉइंट है, एक तो सीरीज़ है, सीरीज़ में है तो इसका क्या मतलब है, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी और करंट जो है हमारे पास सेम रहेगा। तो यहाँ पे अब पहले C था तो उस में C की बजाय अब क्या होगा, L हो जाएगा, यानी कि इंडक्टर हो जाएगा। ओके, तो कंसीडर अ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर L आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वही बात होगी। व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड देन द करंट सेम would flow through each of them because R and L लाना था यहाँ पे, R in series the voltage across R। अब वोल्टेज जो R के क्रॉस होगी क्या होगी, VR इज इक्वल टू करंट रूट मीन स्केयर, एंड जो वोल्टेज हमारे पास इंडक्टर के उसमें होगी, क्रॉस होगी, वो क्या होगी, करंट रूट मीन स्केयर XL। ठीक है, यानी कि हमारे पास VR जो होगी वो बराबर किसके होगी, करंट रूट मीन स्केयर R। ठीक है, और जो हमारे पास इंडक्टर में होगी वो क्या होगी, वो होगी VL इज इक्वल टू करंट रूट मीन स्केयर वैल्यू XL। ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगी। इन दोनों में वोल्टेज जो होती है वो डिवाइड हो जाती है और करंट हमारे पास सेम रहता है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं AC वोल्टेज के साथ। अब हम नेक्स्ट देखें, ये देखें डायग्राम में वही बात है कि ये दोनों हमारे पास एक तो इसमें रेजिस्टर है और एक हमारे पास इंडक्टर है। ठीक है, ये एक AC वोल्टेज के साथ जुड़े हुए हैं, सोर्स के साथ, जो इन्हें क्या प्रोवाइड करता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और फिर इनमें से करंट जो है ना वो फ्लो करता है। इन दोनों में से जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा। अगर इसमें से 2 एम्पायर है तो इसमें से भी 2 एम्पायर होगा, लेकिन जो वोल्टेज हो जाएगी वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगी, करंट सेम रहेगा दोनों के केस में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब वो कहते हैं एज वोल्टेज रूट मीन स्केयर एंड करंट रूट मीन स्केयर आर इन फेज इन केस ऑफ रेजिस्टर। वही बात होगी, रेजिस्टर के केस में हमारे पास जो वोल्टेज और जो करंट होते हैं वो इन फेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास करंट सेम होता है। ठीक है, और फिर वो कहते हैं हमारे पास जो इंडक्टर है उसके केस में बता रहे हैं, फॉर इंडक्टर द वोल्टेज लीड द करंट बाय 90। हम अब हमारे पास जो इंडक्टर के केस में, उसमें हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है करंट को। ठीक है, करंट लैग कर रहा होता है। ठीक है, वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग कर रहा होता है, करंट लीड कर रहा होता है, वोल्टेज लीड कर रही होती है। तो अब उनमें जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो 90 के फेज डिफरेंस है, करंट जो है वो लैग कर रहा होता है। सो द लाइन रिप्रेजेंटिंग द करंट रूट मीन्स स्केयर XCS ड्रा एट राइट एंगल टू द करंट लाइन, द रिजल्टेंट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड। अब हमने रिजल्टेंट वोल्टेज को देखना है, तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें ड्रा करना होगा।
होगा। जो हमारे पास करंट रूट मीन स्क्वायर एक्स वैल्यू वो राइट एंगल पे हमने ड्रा करनी होगी। किसके राइट एंगल पे? जो करंट लाइन होगी, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज है वो किस तरीके से फाइंड आउट होती है उसको देख लेते हैं। और हमारे पास जो इम्पीडेंस है सेम वही देखेंगे, इम्पीडेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और जो हमारे पास थीटा होता है वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है इस केस में। तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो करंट है उसको लेंगे रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम रहता है, ठीक है। तो करंट को लिया गया है एज आ रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर का केस है, तो रजिस्टर के केस में दोनों हमारे पास इन फेज होते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट होगा उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे देखें ये करंट जिस डायरेक्शन में है, रेजिस्टेंस भी हमारे पास उसी डायरेक्शन में है। फिर हमारे पास था इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर के केस में हमारे पास जो करंट होता है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड कर रही होती है। तो वोल्टेज जो लीड कर रही है तो उसको हम ऊपर ड्रा करेंगे उसके एरो का निशान, क्योंकि वो लीड कर रही है। करंट जो है वो लैग कर रहा होता है। अब इन दोनों की कंबाइन जो इफेक्ट होगा वो देख लेते हैं दोनों का। तो वो हमारे पास यानी कि इम्पीडेंस देख लेते हैं, वो इन दोनों को मिला के आएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे इनकी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास कंबाइन इफेक्ट होगा इनकी रेजिस्टेंस का, यानी कि इम्पीडेंस होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एजेड के साथ, सही है। ये देखिए ये डायग्राम में भी साथ साथ दिखाया गया है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, इनमें जो वोल्टेज है वो क्या होगी, और जो कंबाइन वोल्टेज यानी कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो किस तरीके से ऑब्टेन्ड होगी। करंट रेफरेंस पॉइंट लिया गया है यहाँ पे, वही बात मैंने पहले भी बताई है, क्यों लिया गया है, क्योंकि करंट सेम रहता है। और हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है उसमें रजिस्टर में वो हमारे पास क्या है, वी आर इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जानी है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है, क्योंकि वोल्टेज और जो करंट होता है वो इनफ्यूज होता है रजिस्टर के केस में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है। तो यहाँ इंडक्टर के केस में क्या था, हमारे पास जो वोल्टेज है वो लीड कर रही थी, तो इसको हमने ऊपर रखा, ठीक है। इसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है। तो अब हमारे पास जो वी एल है वो किस चीज़ के बराबर होगी, आई एक्स एल। एक्स एल हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है इंडक्टर की। फिर हम इन दोनों की जो कंबाइन वोल्टेज है उनको फाइंड आउट करते हैं। उनको फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो रूल होता है सॉरी, वो हमारे पास वही वेक्टर एडिशन है। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या होगी, रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, वो हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे आई क्या है, करंट है, सही है। करंट यहाँ पे हमारे पास सेम है दोनों में, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू हमारे पास वही आएगी जो वहाँ पे है। और Z हमारे पास क्या होता है, कंबाइन इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस का, यानी कि जो हमारे पास R है और जो हमारे पास XL है, इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, Z बोलते हैं। सो हमने उसकी वैल्यू क्या लिखी, V इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। ये तो अब उनकी जो हमारे पास डायग्राम थी उनको समझने की कोशिश की है हमने कि किस तरीके से उनको ड्रा करते होते हैं, कौन सा हमने रेफरेंस लेना होता है और कौन सा हमने ऊपर लिखना होता है और कौन सा नीचे, ये हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसकी हमारे पास वही डेरिवेशन जो है हमारे पास इम्पीडेंस के लिए वही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस होगा, सही है। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, उसमें हमारे पास था हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपोटेनस में क्या है, बेस पे क्या और परपेंडिकुलर में क्या है, डायग्राम की मदद से देख लेते हैं और फिर उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ पे देखा जाए हमारे पास हाइपोटेनस पे क्या है, हमारे पास v है, सही है। और हमारे पास जो बेस है उस पे क्या है, वी आर है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है उस पे वी एल है। तो हमारे पास हाइपोटेनस में आएगा v रूट मीन स्क्वायर वैल्यू
इज इक्वल टू, ठीक है, स्केयर इसका भी लेंगे और हमारे पास आएगा वी आर, ठीक है। वी आर क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे पास बेस पे है, वी आर इसका भी स्केयर और प्लस फिर होगा हमारे पास वी एल होगा, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, वी एल, ठीक है, इसका भी स्केयर ले लेंगे। अब इनको रेस कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा बच जाए और इनको हम सॉल्व कर सकें। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। हमारे पास जो वी आर स्केयर है इसकी वैल्यू क्या है और जो हमारे पास वी एल स्केयर है इसकी वैल्यू क्या है। अब हमारे पास होगा ये वी सेम रहना है तो इसको हम रूट मीन स्केयर वैल्यू नहीं लिखते, वी स्केयर वैसे है तो रूट मीन स्केयर वैल्यू हमें पता है, वी स्केयर इज इक्वल टू रूट मीन स्केयर वैल्यू इज इक्वल टू, अब वी आर की वैल्यू पुट करेंगे और वी एल की वैल्यू पुट करेंगे। वी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी एल की आर की वैल्यू हमारे पास है आई आर, यानी कि करंट यहाँ भी रूट मीन स्केयर है और आर इन दोनों का स्केयर लेंगे और प्लस हमारे पास क्या है वी एल स्केयर, वी एल हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, आई, यानी कि ये करंट यहाँ पे रूट मीन स्केयर है एक्स एल हो गया, ठीक है। अब इनकी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और ये भी हमारे पास स्केयर हो गया, सही हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो वोल्टेज रूट मीन स्केयर है इसकी हमारे पास जो स्केयर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसको जब ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर स्केयर प्लस ये होल स्केयर होगा, ठीक है, प्लस आई एक्स एल होल स्केयर, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए जो करंट है वो हमारे पास सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, वी रूट मीन स्केयर वैल्यू इज इक्वल टू करंट का स्केयर रूट मीन स्केयर है, इसका भी रूट मीन स्केयर वैल्यू इज इक्वल कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, आर स्केयर बचेगा, आर स्केयर और प्लस इस और क्या बचेगा हमारे पास एक्स एल बच जाएगा और इसका भी स्केयर हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब से ऊपर वाली वैल्यू डेल कर देते हैं और नेक्स्ट हम फिर ड्राइव करते हैं। अब हमारे पास एक्स एल है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे पास थी ओमेगा एल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वी रूट मीन स्केयर वैल्यू इज इक्वल टू, अब हमारे पास करंट जो है वो हमने कॉमन ले रखा है यहाँ पे, तो अब हम करंट स्केयर, ठीक है, करंट स्केयर और हमारे पास आएगा आर स्केयर प्लस ओमेगा एल, ठीक है, इसका भी हमारे पास क्या आएगा, स्केयर आएगा, ये हमने इधर कॉमन लिया हुआ है करंट को। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो इम्पीडेंस का फार्मूला था उसमें वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो था हमारे पास जेड इक्वल टू वी रूट मीन स्केयर ओवर करंट रूट मीन स्केयर। अब वी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो यहाँ पे अब पुट कर देते हैं, ठीक है, जेड में यानी कि इम्पीडेंस में, तो हमारे पास देखते हैं क्या होता है, जेड इज इक्वल टू करंट और हमारे पास क्या आएगा, इस स्केयर तो उसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा इसका और बाकी इनका फिर हमारे पास बचेगा, इनका तो कैंसिल हो जाएगा, इनका हमारे पास अंडर रूट रहेगा, तो हमारे पास आएगा आर स्केयर प्लस ओमेगा एल, ठीक है, स्केयर आएगा और इसका हमारे पास अंडर रूट होगा और नीचे फिर हमारे पास करंट रूट मीन स्केयर वैल्यू और ये करंट रूट मीन स्केयर वैल्यू और ये करंट रूट मीन स्केयर वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा आर स्केयर प्लस ओमेगा एल स्केयर होल का अंडर रूट, ठीक है। इनको अब ऊपर लिख लेते हैं, जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी वो हमारे पास है जेड इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस ओमेगा एल, इसका भी स्केयर और होल का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो एंगल है जो थीटा है, ठीक है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके के लिए भी हमारे पास जो डेरिवेशन थी, जो फार्मूला था वो क्या था, वो था हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या है वो पुट कर देते हैं और y की वैल्यू क्या है वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, सही हो गया। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है,
वह क्या है, वह हमारे पास है हमारे जहाँ पे ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास वी एल। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी एल ओवर, अब हमारे पास x है, x की वैल्यू हमारे पास है वी आर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो यहाँ पे अब वी आर पुट कर देते हैं जी, तो हमारे पास वी एल और वी आर की वैल्यू हो गई। अब वी आर की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और वी एल की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, इनको यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं और इनकी जगह पे इनकी वैल्यू फिर पुट कर देते हैं। सही हो गया। अब हमारे पास वी एल जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो है करंट और ओमेगा एल, और फिर हमारे पास क्या है वी आर, उसकी वैल्यू क्या है, करंट और रजिस्टर। ये करंट जो है ना, ये रूट मीन स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा करंट की वैल्यू, तो क्या बच जाएगी, टेन थीटा बराबर है ओमेगा एल ओवर आर, ये हमारे पास आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अब क्या करते हैं, हम टेन को उस तरफ ले जाते हैं, थीटा को वहीं पे रहने देते हैं। टेन जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन नेगेटिव ओमेगा एल ओवर आर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई थीटा की। इसकी मदद से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें सेम वही इम्पीडेंस की वैल्यू आई है जो हमने ड्राइव की है, और नेक्स्ट हमारे पास ये डायरेक्शन की वैल्यू भी वही है जो हमने फाइंड आउट कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।